अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज तकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के वफ्द के दरमियान आज मुलाकात हुई है और उन्हें मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आइंदा सियासी जिद्दोजहद का ऐलान किया है। मिलकर मुश्तरकात पर काम करने की बात की है और इसके साथ साथ मुशावरत के बाद आइंदा का लाए अमल भी बताया जाएगा। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर रूपोशी के बाद आज मंजर आम पर आए और मंजर आम पर आने के बाद उन्होंने ये पैगाम सुनाया कि उनको अडियाला जेल से बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने यह पैगाम दिया है कि इस वक्त बाहर निकलें और डट कर मुकाबला करें। बिलखसूस जो मामला तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन के साथ हुआ उसके बाद बाकायदा तौर पर मुकाबला किया जाएगा। इसके साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि उस दौरान उनकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ पर पुलिस भी पहुंची मरकजी सेक्रेटरीट पीटीआई के, मगर बहरहाल वो पेशावर रवाना हो गए। इसके साथ हम रऊफ हसन पर जो हमला हुआ गुज़िश्ता रोज़ ये अटैक किया गया उस पर एफआईआर दर्ज हुई। आज उन्होंने उस एफआईआर पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया और उसे मुस्तरद भी किया गया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मौजूदा जो इस वक्त सियासी एनवायरनमेंट है, जो सियासी हीट वेव सामने आ रही है, इसमें मौजूदा हुकूमत के लिए बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए क्या चैलेंजेस हैं और इस वक्त जो उनकी हिकमत अमली सामने आ रही है, महाजराई की हिकमत अमली है तमाम तबकात के साथ, उसके बाद क्या मुस्तकबिल होगा। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद जमील, सफीना खान, सलमान अनीस और उमर दराज कोंदल। आप सबका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं खालिद साहब आपसे जानना चाहूँगा, आज जो माजी की सियासी मुखालफतें थी, सियासी इख्तलाफात, उनको भुलाकर एक मुश्तरका 1 पॉइंट एजेंडे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF जो है वो सामने आई है और आइंदा की हिकमत अमली भी सामने आएगी। आप क्या समझते हैं कि ये इत्तेहाद जो है ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित होगा? देखिए, दो चीज़ें। एक तो अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई का इत्तेहाद नहीं हुआ। ये तासुर गलत है कि शायद इत्तेहाद होने जा रहा है। ये बेसिकली एक इत्तेहाद पहले से मौजूद है अपोजिशन जमातों का, जिसको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नाम दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हुकूमत मुखालिफ इस वक्त तहरीक एक चला रहे हैं और उनका भी ख्याल है कि 8 फरवरी के इलेक्शन जो है कि ये एक धांधली ज़दा इलेक्शन है और जो मौजूदा हुकूमत है इसको वो तो बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं कि एक हल्का कितने कितने करोड़ में या कितने कितने अरब रुपए में बेचा गया और जिन्होंने पैसे लिए उनके नाम भी लेते हैं, वो सारे इदारों का भी और अफराद का भी। उनका मौक़िफ़ ये है कि ये इलेक्शन फेयर नहीं है, ये असम्बली हकीकी नहीं है जैसे वो 2018 में कहा करते थे। तो दोनों का मकसद एक है, इसलिए ये मुलाकातें जो चल रही हैं ये किसी तरह एक कोशिश की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को कन्विंस करके तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल किया जाए, उस अलायंस के अंदर शामिल किया जाए जो इस वक्त ऑलरेडी बन चुका है और मुख्तलिफ शहरों में अपनी सरगर्मियाँ जो सियासी वो कर चुका है, जल्द से भी कर चुका है। तो अब ये उसकी एक पहली शुरुआत इस एतबार से है कि इस इत्तेहाद में शमूलियत जो है JUI की सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछले 2-3 सालों का जो कंडक्ट था, जिसमें बराह रास्त अटैक किया जाता था मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास और डीजल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। इसमें इमरान खान खुद जो है बारहा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे और उनकी पूरी पार्टी इस्तेमाल करती थी। अब वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, लेकिन वो जो दरमियान में रंजिशें थीं, वो जो दिलों के अंदर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको ख़त्म करने के लिए पीटीआई की लीडरशिप तवातर के साथ मिलती रही। इमरान खान ने भी कहा कि आप इसको सीज़ फायर करें, हमारे सियासी इख्तलाफात, फ़िक्री इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन नुक्ता एक है 8 फरवरी का आइन की बहाली का और इस वक्त जो जमहूरियत की बहाली का। तो इसलिए सारे हम इकट्ठे होंगे तो ये अच्छी ताकत बनेगी और ये जब इकट्ठे हो जाएंगे, मेरा ख्याल है कि अगर ये इकट्ठे नहीं भी होते और दो पैरेलल मुतवाज़ी चलते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, तो फिर भी मेरा ये ख्याल है कि बजट के बाद जो आने वाले दिन, हफ्ते, अयाम होंगे वो काफ़ी मुश्किल होंगे इस हुकूमत के लिए। अच्छा, इस पर सफीना अब ये दिखाई दे रहा है कि ये मिलकर कम से कम इस एक पॉइंट पर जो है जिसको मुश्तरकात का नाम दिया जा रहा है, 1 पॉइंट एजेंडा है उनका, इस पर एक तहरीक चलेगी और तहरीक आईन पाकिस्तान जो है उसमें शामिल दीगर जमातें भी कोशिश कर रहे हैं और किसी हद तक कन्विंस दिखाई दिए भी हैं। ज़ाहिर है मौलाना की भी एक स्ट्रीट पावर है, दीगर जमातें भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक स्ट्रीट पावर है। आप क्या समझती हैं कि ये हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकती है अगर ये तहरीक चल निकलती है? देखिए, तहरीक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें तो वो डेफिनेटली हुकूमत वक्त के लिए मुश्किल क्रिएट कर सकती हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान इस दफ़ा बड़ा सोच समझ के हर चीज़ जो है वो करेंगे, अपने कार्ड भी वो अपने सीने से लगा के रखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उनका प्लेटफॉर्म यूज़ किया और अपने लिए बहुत सारे फ़ायदे उठाए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है वो वहीं के वहीं रह गए। सो इस दफ़ा मुझे ऐसा लग रहा है मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे और वो अपने आप को मिस
मिसयूज नहीं होने देंगे। पीटीआई की वो स्ट्रेंथ नहीं रही है जो माजी में हम देखा करते थे, लिहाजा अब आप देख सकते हैं कि पीटीआई को भी मौलाना फजलुर रहमान के दर पर जाने की जरूरत महसूस हुई। ये वही मौलाना फजलुर रहमान है जैसे कि हमारे बाकी पैनलिस्ट बता रहे थे कि उनको बुरे बुरे नामों से पुकारा जाता था। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये कहा कि जी वो जो यहूदी एजेंट था वो तो बस वैसे ही सियासत के लिए मैं इस्तेमाल करता था, उसका कोई मायने नहीं था। तो सियासत जो है उस वाकई उसके सीने में कोई दिल नहीं होता। जब मफादात जो है मुश्तरका हो जाते हैं तो आप हर बुरी चीज को भी साइड पर रख देते हैं। हुकूमत वक्त के लिए मुझे खतरा इसलिए महसूस नहीं हो रहा कि जब तक हमारे करता धरता मुल्क के नहीं चाहेंगे इस हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। अगर वो चाहेंगे तो इस प्रोटेस्ट में भी, इस मार्च में भी, इस तहरीक में भी जान पड़ जाएगी और चीजें हिलना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा फिलहाल मुझे अभी इससे हुकूमत को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा इनकी तहरीक से। सलमान, आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं कि जाहिर है एक जानिब तो ये मामला है कि ये बजाते खुद अगर ये तहरीक निकलती है और मुश्तरका तौर पर एहतजाज होता है, इसका असर होगा कि नहीं? और इसके साथ ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि ये जो ग्रैंड अलायंस अगर बनता है और उसमें मौलाना की जो शमूलियत है वो इस अलायंस के लिए बजाते खुद कितनी सूदमंद साबित हो सकती है? जैसे अभी बात हो रही है कि देखें स्ट्रीट पावर तो यकीनन मौलाना जो है वो कुछ ना कुछ होल्ड जरूर करते हैं और गवर्नमेंट के लिए जाहिर है जब बहुत ज्यादा आपकी अवाम बाहर सड़कों के ऊपर आ जाए और प्रोटेस्ट करे तो सेमिंगली एक प्रॉब्लम तो होता है। जो डे टू डे फंक्शंस हैं या जो शहर का अपना एक माहौल है या जो एक ओवरऑल टेम्परेचर जिस तरह आप बात कर रहे थे वो तो जाहिर है फिर राइज होता है। मेरा इसके ऊपर 2-3 चीजों के ऊपर टेक है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह भी ये पहले बात कर रहे थे कि जी वो मौलाना फजलुर रहमान को बुरे बुरे अलकाब से जो है वो कहते थे, मौलाना ने भी कह दिया कि मैंने तो जोश खिताबत में जो है वो इमरान खान साहब को कह दिया सो कह दिया। तो इसका मतलब ये कि ये तो आपस में सर्कस है। और मैंने पहले भी ये बात की थी कि सिर्फ पीछे कौन रह गया। देखें MQM को कातिल कहते थे इमरान खान साहब, उनसे हाथ मिला लिया। काफ लीग को कहते थे कि ये डाकू हैं, मोनस इलाही के बारे में, परवेज इलाही के बारे में वो जो जबान इस्तेमाल करते थे उनसे हाथ मिला लिया। उसके बाद आपके अचकजई साहब के बारे में वो जिस किस्म की जबान इस्तेमाल करते थे उनसे भी हाथ मिला लिया। शेख रशीद उनको बहुत बुरे लगते थे, उनसे भी हाथ मिला लिया। तो ये सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज पीछे रह गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग। इनके साथ बातचीत करने में और मुज़ाकरात करने में खान साहब को क्या प्रॉब्लम है? इससे साबित ये होता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से खान साहब की अपनी जाती अनाद की जंग है। ना ये कोई पॉलिटिकल डिफरेंस है, ना ये कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, ना ये कोई और बात है। मैंने ये पहले भी इशू रेज किया था कि ये जो 2 स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देखें ये कोई 2 लोगों की जमात या 3 सीटों की जमात नहीं है। दे टू possess the majority on the floor। तो अगर आप मेजॉरिटी को ही नहीं एड्रेस करना चाहते और उन्हीं लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो ये XYZ लोगों के साथ आप जितनी मर्जी अलायंस बना लें, आप इनके साथ जितने मर्जी मुज़ाकरात कर लें, हम जितना मर्जी रेला कारवान अपना बड़ा कर लें, लेकिन उससे कोई सूदमंद चीज आपको ना हासिल होगी ना हो सकती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओ भाई इनसे पूछो इन लोगों की डिमांड क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए और आपके साथ धांधली हो गई तो मौलाना को कहें जाएं जाके सुन्नी इत्तेहाद वालों से अपनी सीटें लें। उन्होंने उनके साथ धांधली की है, उससे नून लीग का या पीपल्स पार्टी का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। तो पहले तो ये जो जमात पूरी की पूरी एस्टैब्लिश हो रही है तहफ्फुज़ आइन के लिए, ये अपने जो डिफरेंसेस हैं उसको एक पेज के ऊपर ले आए, देख लेंगे इनकी डिमांड्स क्या हैं, ये चाहते क्या हैं गवर्नमेंट से, पहले खुद ही अपनी कंफ्यूजन खत्म करें तो शायद ये को गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। अभी तो ऐसी सूरत हाल ही कोई नहीं है। एक अटर केओस और एक अटर कंफ्यूजन उन सब के एंड के ऊपर है। मौलाना के अपने एजेंडास हैं, थे पहले भी और रहेंगे, वो हर हुकूमत का जमात का हिस्सा रहे हैं। 2-3 सीटों की बात है, मौलाना को मनाना कौन सा बुरे का मसला है? अच्छा, मौलाना को बनाना कोई मसला नहीं। उमर दराज ये बताइएगा, अच्छा ये तासुर भी मौजूद है जैसे सलमान कह रहे हैं कि मौलाना जो है अगर उनको कुछ सीटें दी जाएंगी, कुछ मिनिस्ट्रीज दे दी जाती हैं तो वो एक तो मान जाएंगे वो किसी वक्त भी पलटा खा सकते हैं। दूसरा इस अलायंस के हवाले से बजाते खुद जाहिर है मौलाना इस मौजूदा निज़ाम हुकूमत को आमरीत से बदतर करार दे रहे हैं और इस वक्त वो जैसे आज उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई, आइन की हैसियत नहीं, जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुकी है। तो वो तो ओवरऑल जो सिस्टम है उसको इस वक्त ललकार रहे हैं। एतजाज बात इस तरह से है कि मौलाना साहब बड़े समझदार सियासतदान हैं। आपको पता है कि मजहबी तबके में जो चंद लोग पार्लिमानी सियासत के ऊपर यकीन रखते हैं वो उनमें से है और वो हमेशा असेंबलियों के अंदर रहे और ये मेरे ख्याल से हम सब के लिए जरूरी है और इस सिस्टम के लिए जरूरी है कि मौलाना साहब जैसे लोग जो है वो सिस्टम के अंदर रहें। अब जहां तक ये बात है कि वो जी चंद सीटें लेके वजारतें लेके मान जाएंगे, मैं इसको इस नजर से नहीं देखता कि ये वजारतों का मसला है। अगर ऐसा होता
तो पीडीएम हुकूमत में भी तो उनके साहबजादे वजीर थे या उनके पास सब कुछ था। असल बात यह है कि जो बात जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं, जो बात मुस्लिम लीग नून के दीगर लोग कह रहे हैं, मौलाना साहब को उसका बहुत अच्छे से अंदाजा है कि इस हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मुस्तकबिल से मुराद ये है कि ये हुकूमत अपने वजन से गिरेगी। इस हुकूमत का जो बोझ है वो आप सबके सामने है। इस हुकूमत का सिर्फ एक ही खड़े रहने का या एक ही चीज है, और वो है फैक्टर इमरान खान। आपस में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, और क्या एक दूसरे को कैसे मनाया जाता है? कोई तरला मिन्नत नहीं किया जाता। ये कहा जाता है कि इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान आया तो फिर क्या होगा आपको पता है। मैं उसकी एक मिसाल आपको दे देता हूँ। पंजाब में डेफेमेशन का लॉ आया। डेफेमेशन के लॉ को पंजाब असेंबली ने पास किया। उस वक्त पीपल्स पार्टी के, मेरी इतला जो, चूंकि मैं असेंबली में मौजूद था, मेरा ख्याल है, फिर आज मैंने इसको वेरीफाई भी किया कि इनके कुछ लोग मौजूद थे असेंबली के अंदर, इसमें खातून एमपीए थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने आज ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया, नहीं जी हमारे एमपीएस वहां मौजूद नहीं थे और हम इस चीज को ऑन नहीं करते। उसके बाद रजा रब्बानी साहब ने बयान जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी अब जाहिर है उनके गवर्नर पे पता चलेगा गवर्नर साहब साइन करते कि नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि वो यहां से भी डिसऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब ये सूरत हाल हो, आपको पता हो, तो इस सब के बीच में फिर क्या होगा? इस सब के बीच में यही होगा, कोई भी इस हुकूमत का जो बोझ या वजन है वो नहीं उठा पाएगा। अब ये इनकी एक्चुअल पोजीशन है, यानी इनको पीपल्स पार्टी भी ऑन करने को तैयार नहीं है, उनको भी पता है, मुस्लिम लीग अपने। इसी तरह से जो मौलाना साहब है, मैं नहीं समझता कि वो इस सारी चीज के बीच में कोई वजारतें ढूंढ रहे हैं। उनको असल में पब्लिक पल्स का पता है। जरा आप उनके नैरेटिव को देखें, वो नैरेटिव क्या अपना रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि धांधली करके तहरीक इंसाफ को जितवाया गया? एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहां पे उन्होंने कहा हो कि हमारी सीटें उनको दी गई हैं। मैं उसकी मिसाल दे देता हूं। बलूचिस्तान में अगर उनको हराया गया या उनकी सीटें कम हुई हैं, तो बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ कहां पे जीत के आई है? आप सबको पता है, या कहीं और आया है? अगर वो खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो वो ये तो नहीं कह रहे कि तहरीक इंसाफ ने धांधली की है। वो ये तो नहीं कह रहे कि सिस्टम तहरीक इंसाफ के लिए धांधली कर रहा था। सिस्टम अगर कर रहा था या किसके लिए हुई है वो सबको पता है। तो मेरे ख्याल से ये जो कश्ती डगमगा रही है, जो कश्ती में बैठे अफराद है, वो अपने आप को जरा तहम्मुल से अपने आप को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल, बल्कि ग्राउंड के ऊपर मगर ऐसा नहीं है कि ऑल इज वेल नहीं है। ये हम सबको पता है। वो जो फैक्ट्री इमरान खान है, उस फैक्ट्री इमरान खान से आप कब तक एक दूसरे को यूनाइट रखेंगे? आगे बजट आने वाला है, आपको पता है कि आईएमएफ के सामने आपने क्या रखा है। तो मौलाना साहब को अंदाजा है कि सिर्फ पब्लिक के ऊपर क्या, देखिए कैसे एक सियासतदान समझता है, पूरा सिस्टम रिएक्ट कर रहा था, उस रिएक्शन में फिर पब्लिक का रिएक्शन आया। तो मौलाना साहब अवामी सियासत करते हैं, ग्राउंड पे होते हैं, लोगों में होते हैं, उनको नहीं पता कि पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं। आपको नहीं पता, वो आवाम की पल्स समझते हैं। क्या बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि ऑडिट की रिपोर्ट क्या आई है। तो मेरे ख्याल से मौलाना साहब अवामी बात कर रहे हैं, उनको पता है कि अवाम के जज्बात क्या है, उनको पता है कि अवाम का फैसला क्या है, और मौलाना साहब राइट डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ भी गई है, अच्छी बात है। यही सियासत होती है, नामुमकिन को मुमकिन बना देना। वो इसी चीज का मुजाहरा कर रहे हैं, पल्स ऑफ द टाइम के साथ चल रहे हैं मौलाना साहब। अच्छा, इसी पे हम देख रहे हैं, एक जानिब तो ये अलायंस बन रहा है खालिद साहब, दूसरी जानिब हम देखें आज हमाद अजहर रुपोशी के बाद वो बाहर आए हैं और उन्होंने ये कहा कि उनको पैगाम मिला उनकी क़यादत की जानिब से, और उनको ये कहा गया है कि अब आप बाहर निकलें, बाहर निकलने का वक्त आ गया है और बाहर निकलकर आप डट कर मुकाबला करें। तो क्या हम कह सकते हैं आज हमाद अजहर का बाहर आना, फिर उनके अरेस्ट के लिए जो कहानी हुई उस पर भी हम बात करते हैं, मगर ये उनका बाहर आना रूपोशी से एकदम, क्या ये वक्त आ गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये महसूस कर रही है कि अब जो है सूरत हाल उनके हक में होने जा रही है, बेहतर हो रही है और मजीद सख्त मौक़िफ़ उनकी जानिब से अपनाया जाएगा? देखें, एतजाज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल को एनालिसिस करने के लिए आपको पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ देखनी होगी। हमें सिर्फ जो है कि 18 माह या 3 साल या 4 साल या 5 साल नहीं देखने। अगर आपको कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठना है तो फिर तो आप वही बातें सारी करेंगे जैसे हम एक ख़ास हल्का पाकिस्तान में इस वक्त जो इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ है, उसमें मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं ले रहा, जो इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ तबका है, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ कि वो हमेशा कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ के सियासी फ़ैसले करते हैं और सियासी अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि उनको पै दर पै पिछले 2-3 सालों में शिकस्त पे शिकस्त होती जा रही है।
है, और वो जितना जोर लगाते हैं अपनी मुट्ठी को बंद करने के लिए, उतनी ही तेजी से उनकी मुट्ठी से रेत सिरकती जा रही है। और उस फ्रस्ट्रेशन के आलम में फिर वो स्टेप्स उठाए जाते हैं जो फिर आपको इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर भी और बाकी शहर में भी आपको फिर नजर आता है जी कि ख्वाजा सराय तवातर के साथ कभी वो पुलिस पे हमले कर रहे हैं, कभी वो सियासी जमातों के ऊपर हमले कर रहे हैं। और मजे की बात है, यही इस्लामाबाद शहर है जहां पे अफगानिस्तान की सफीर की एक दफा अगवा की खबर फैली और पूरी दुनिया के अंदर फैली। किसी भी सफीर की अगर बेटी अगवा हो जाए किसी मुल्क के अंदर तो वो दुनिया के अंदर एकदम से आग की तरह फैलती है। और फिर उतनी ही जल्दी से विद इन अ फ्यू मिनट्स एक आपने डॉट टू डॉट, ये वही इस्लामाबाद सेफ सिटी शहर है, वही कैमरे हैं, वही पुलिस है, वही इंतजामिया है, वही सब कुछ है, यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज भी वही हैं। आपने डॉट से डॉट मिलाकर बता दिया कि किस टैक्सी पे कौन ड्राइवर था, कहाँ से पिक किया, कहाँ ड्रॉप किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर चीज, उसकी फोन कम्युनिकेशन, हर चीज बता दी गई। आज 24 घंटे गुजर गए हैं, आपको ये नहीं मालूम पड़ा कि 4 ख्वाजा सरा के रूप में जो लोग आए थे वो कौन थे, कहां से आए थे, किधर गए वापस, किस गाड़ी में आए थे, किस गाड़ी से गए। 2 दिन 3 दिन से ये नहीं पता चल रहा कि रऊफ हसन की मूवमेंट कौन बता रहा था ख्वाजा सराओं को। पहले एक दिन एक टीवी चैनल के बाहर जाते हैं, फिर दूसरे टीवी चैनल के बाहर भी जाते हैं। हमारे ख्वाजा सरा तो पाकिस्तान के अंदर अगर इतने हाईटेक हो गए हैं कि उनको पॉलिटिशियंस की, पोलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की और ऐसी जमात की जो थोड़ा सा मोहतात भी हो, उनकी हर चीज पता चल रही होती है मूवमेंट क्या है। तो ये जो सारी सिचुएशन है इसके अंदर आपको ये देखना होगा, ये अभी 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी के बाद का पाकिस्तान है। इसमें अवाम, जैसे अभी उमर दराज कह रहे थे कि आपको पीपल, अवाम की नब्ज को देखना होगा। नंबर 1, आपको दुनिया क्या कह रही है वो देखना होगा। आपका यूनाइटेड नेशन का वफ्द आज जो मिला है, आप उसको जरा आंखें खोल के तो देखें जनाब अली कि ये आपके सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने चंद माह पहले एक क्या बयान दिया था, आप सब भूल गए उसको। फिर उसके बाद सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने क्या बयान दिया था पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल, पाकिस्तान में सियासी विक्टिमाइजेशन के बारे में, और स्पेसिफिकली इमरान खान का नाम लेकर वहां पे ये बात की गई थी। और ये जो यूनाइटेड नेशन का डेलीगेशन आज पीटीआई के दफ्तर में जा रहा है, तो आप देखें दुनिया किस तरफ जा रही है। आप अगर एक आंखें बंद करके सर पे खोल चढ़ाकर एक डब्बे में बैठकर सोचते रहेंगे तो आप महदूद हो जाएंगे उस डब्बे के अंदर, और बिल्ली आपको नहीं छोड़ेगी या बिल्ला आपको नहीं छोड़ेगा। मेरा ख्याल है ये चीजें आप समझेंगे तो आपको सब अंदाजा हो जाएगा कि क्यों फैसले क्यों अदालतों के अंदर रिवर्स हो रहे हैं, लोग बाहर क्यों आ रहे हैं, क्यों अनाउंस कर दिया गया कि हम तहरीक चलाने जा रहे हैं। डेट अनाउंस होना सिर्फ बाकी है, वो डेट तभी अनाउंस होगी जब आपके तमाम पॉलिटिकल एक्टर और फैक्टर्स इकट्ठे होकर किसी एक नुक्ते की तरफ वाज़ेह हिकमत अमली बना लेंगे। अच्छा, आज दूसरी तरफ जाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियां भी चेक की गई हैं। रऊफ हसन साहब ने आज गुफ्तगू करते हुए एबीएन से ये बात ओवरऑल बताई भी है, और जो सिचुएशन वहां पे बनी है आप भी उसको कवर कर रहे थे। लेकिन सफीना, अब सवाल यह है, मुराद सईद बाहर आ गए, बाहर आने वाले हमाद अजहर के हवाले से इस तरह के दीगर जो लोग थे वो भी सामने आएंगे, और क्योंकि अब मैसेज दे दिया गया उनकी क़यादत की जानिब से, तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पल्स ऑफ द टाइम देख रही है और अब वो समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि वो आगे बढ़ सकते हैं और उनकी तहरीक आगे बढ़ सकती है, जो कुछ उनके साथ होना था हो चुका? पहले तो मेरा एक सवाल है कि हमाद अजहर को पैगाम किसने दिया? इमरान खान साहब ने क्या डायरेक्ट बुला के बोला, फोन कॉल किया, लेटर लिखा, ईमेल किया, व्हाट्सएप किया, कैसे उनको मैसेज मिला? दूसरा भी आपने बोला कि रऊफ हसन साहब की एक्टिविटी कौन बता रहा था, और एम्बेसडर की बेटी किडनैप हो गई तो देखे कैसे एजेंसीज ने काम देखा। आप एक एम्बेसडर की बेटी से आप एक रऊफ हसन को कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर इदारे पाकिस्तान के बाकी बंद कर दें। इन पॉलिटिशियंस को बोले कि घर बैठे और हमारी एजेंसीज, हमारे इदारे को दे दें पाकिस्तान, फिर वो जाने, उनका काम जाने। अब आप पाकिस्तान के अंदर छोटा सा भी किसी, रऊफ हसन साहब ने खुद अपनी एफआईआर में लिखवाया कि मेरी ख्वाजा सराओं से मेरी लास्ट वीक भी लड़ाई हुई थी, तू तो मैमा हुई थी। अब आप चाहते हैं कि ख्वाजा सरा साहब जो है उनकी लड़ाई के चक्कर में हमारी पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज पूरे पाकिस्तान को क्रैकडाउन कर लें और वो फ्रीज कर दें हर चीज को और ढूंढे कि वो ख्वाजा सरा कौन थे। और दूसरा, आप लोग जो ये एक बात कर रहे हैं कि देखिए छुपे हुए लोग बाहर आ रहे हैं, हमाद अजहर जो इतने अरसे से छुपे हुए थे, अब उन्होंने कौन सा ताकत का इंजेक्शन लगा लिया है जो उन्होंने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, जो इमरान खान साहब ने कहा अब वक्त आ गया है आपका जी, आ जाए बाहर। अब मुराद से
एक्चुअली में दरअसल काम की बात कहें कि चौधरी परवेज इलाही की जमानत हुई है। पीटीआई पहले ही इंटरनली तोड़फोड़ का शिकार है। एक दूसरे को गिराने में ये लोग लगे हुए थे कि इमरान खान को तो अभी फिलहाल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वापसी नहीं है इतनी जल्दी, तो लिहाजा हर कोई हीरो बनने के चक्कर में है। पहले कभी शेर अफजल मरवत को गिराने के लिए बाकी सामने आ रहे थे, फवाद चौधरी का लगा, उनके ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया। अब ये डर बैठ गया इन लोगों के अंदर कि कहीं चौधरी परवेज इलाही आके पार्टी को टेक ओवर ना कर ले, फिर शाह महमूद कुरैशी भी बाहर आ गए तो वो भी पार्टी टेक ओवर कर लेंगे, तो हम बच्चे कहाँ जाएंगे। तो बच्चों ने वो खौफ का बुत जो खुद से ही बना के रखा हुआ था इमेजिनरी लैंड में, जो इनको धमकियां देते थे, अब वो सारी धमकियां वैनिश हो गई, अब वो कहीं हवा में उड़ गई। या फिर हम मान लें कि कोई डील है, जो इनको पहले कह रहे थे छुप जाएं, अब इनको कह रहे हैं बाहर आ जाएं। क्योंकि मैं तो इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगी। बहादुर ये तब भी नहीं थे, बहादुर ये अब भी नहीं है, और ये तहरीक चलाएंगे। जब लीडर जेल में था कोई बाहर निकला नहीं। इसी में मैं आपको बता दूं कि वो इंतजार पंजोता जो कि वकील भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन भी हैं, वो उन्होंने ये पैगाम दिया हमाद अजहर को, जो डिटेल सामने आई है जिसके वजह से आप सवाल उठाया है। मगर दीगर जो बातें हैं, ज़ाहिर है आपका एक नुक्ता नज़र है और इसके वॉइस में से जो नुक्ता नज़र है वो भी हम लेंगे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का साथ रहे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि हमाद अजहर रूपोशी के बाद सामने आए और उन्होंने एक पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से, इमरान खान की जानिब से बताया कि अब उनका ये हुक्म आया कि बाहर निकलें। मैं सलमान, आप ज़रा बताइएगा इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि अब ज़ाहिर रूपोशी के बाद ये सामने भी आए, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा डट कर अब मुकाबला किया जाएगा, तो अब यकीनी तौर पर यह पैगाम तो मिल गया, पीटीआई के वर्कर को भी मिल गया और जो मैसेज है आम आदमी तक भी पहुंच गया कि अब क्या सूरत हाल बनने जा रही है। और दूसरी जानब ये अलायंस जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे ये भी बन रहा है। आप क्या समझते हैं कि अब पीटीआई ने भी ऑल आउट वॉर का सोच लिया? क्या करेंगे ऑल आउट वॉर में? कोई टैंक ले आएंगे सड़कों के ऊपर, F-16 गुजरेंगे इस्लामाबाद के ऊपर से। सियासी वार होती है ना, सियासी जंग होती है, एहतजाज होता है। मौलाना ने कह दिया कि ये यहूदी एजेंट है। मैं तो जोशे खिताबत में कहता था, पीछे 1 करोड़ बंदे ने मौलाना की बात के ऊपर वो कर लिया। अभी उमर दराज साहब कह रहे थे कि मौलाना बड़े संजीदा सियासतदान है और उनकी बड़ी अवाम के ऊपर, नब्ज के ऊपर जो है ना वो उनका हाथ है। तो वो फिर इसी किस्म की बयानबाजी और शोबदेबाजियां करते हैं ना। दे आर नॉट सीरियस पॉलिटिशियंस। एक दफा देखते हैं हवा का रुख किधर जा रहा है, बस उसके साथ हो लेते हैं। देखें ये सारी गीदड़ पक्कियां हैं। हमाद अजहर साहब और ये इस किस्म के जितने बोने हैं इनकी पार्टी के अंदर, ये बोने हैं। ये छलांगे मार मार के अपना कद जो है ना वो बड़ा करना चाहते हैं और सामने आने की कोशिश करते हैं। हमाद अजहर साहब का पार्टी में क्या कंट्रीब्यूशन है, हमाद अजहर का इस पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है? वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कौन से जो है यहाँ पे सब्ज बाग पर जो की नहरें थी वो निकाल के यहाँ पे दे दी? कुछ भी नहीं हुआ। परफॉर्मेंस टकेगी नहीं इनकी रही। कहने के लिए इनके पास, दिखाने के लिए इनके पास है कुछ नहीं। तो वो बस फिर यही सियासत है ना, वही जो मैं आपको कहता हूँ मौला जट स्टाइल, कि मैं वो कर देंगे तो मैं कर देंगे तो ए हो जाएगा तो वो हो जाएगा। होना है ना को है कुछ नहीं, खुसरे इन्होंने कुटरे ने सड़कों ते ए ते इन्हों की मैन पावर का आलम है। दूसरा ये जो आप बात करेंगे ये गैदर कर लेंगे लोगों को और एजुटेशन हो जाएगी सड़कों पे। वो पीटीआई के अपने वर्कर्स यहाँ पे, हमें पता है ना इस्लामाबाद के अंदर वो आगे आने के लिए तैयार ही नहीं है। बंदे इकट्ठे करके दिखाए पीटीआई, मैं मान जाऊं इनको। ओ भाई, जिस किस्म की एजुटेशन की सियासत खान साहब आगे लेके चलना चाह रहे हैं वो नहीं चलेगी। लोगों को पता लग गया उनका ट्रू फेस। लोगों को बात समझ में आ गई है कि सियासत का मामला टेबल पे बैठ के अफाम तफहीम से हल होता है, ना कि जलाओ घेराओ और इंतशार की सियासत से जो इन्होंने वतीरा बनाया हुआ था और जिसकी सजा ये अभी तक भुगत रहे हैं। वही वाली बात है ना। देखिए, अब मैं उस जानवर का नाम नहीं लेना चाहता, वो टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं होती। तुम ऐसे ही है इनका मामला भी। ठीक है, तो आप कहते हैं सूरत हाल जूं की तू रहेगी, साथ हो गई। खुसरे इनको इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर मारे, उसके बावजूद इनका बयानिया नहीं तब्दील हुआ। वो मैं ना मन्नू की सियासत के नहीं, हमने मारना ही मारना है। वो उधर रखा हुआ दूसरा मौला जट केपी के अंदर, वो 4 बड़के उधर से मारते हैं, 4 बड़के इधर मारते हैं। काम की कोई बात नहीं, गरीब आवाम का कोई पता नहीं, रोटी का कोई पुरसाने हाल नहीं। वो जो किसानों के लिए ये निकल रहे थे, बिजली गैस पानी कोई पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आएंगे हुकूमत में तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक है, बढ़ के मार रहे हैं, ठीक है, बढ़ के मारी जा रही हैं, इस किस्म की बातें की जा रही हैं। मैं मेरे ख्याल में इस पे उमर की तरफ जाना चाह रहा हूँ, लेकिन खालिद साहब आप उस पे मेरे ख्याल में रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मैं सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ तमाम दोस्तों की। सिर्फ एक चीज़ ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि जो दुम टेढ़ी है ना, पाकिस्तान में 70 साल से एक ही दुम है जो टेढ़ी है, और वही इक़्तिदार और निज़ाम
बिल्कुल खालिद साहब, आप जिस तरह ये बात कर रहे थे कि ये रेत हाथ से फिसलती जा रही है, ये रेत हाथ से बहुत पहले फिसल गई थी। आपको पता अब लगा है सरकार, आप जागे अब हैं, और वो भी खान साहब की वजह से नहीं जागे, वो फिजिकली आपने कुछ चीजें एक्सपीरियंस की हैं तो आपकी आंखें खुली हैं, वरना पहले सारे सो रहे थे। तो देखिए, ये डिबेट ना करें कि वो टेढ़ी थी और वो 76 साल से थी या 75 से थी, तो एहतसाब करना है तो फिर 75 सालों का करना है। उसमें तमाम सियासतदान आएंगे, उसमें आपके महबूब लीडर नीली टी शर्ट वाले भी आएंगे, उसके अंदर जो करप्ट टोला है वो भी आएगा, उसके अंदर ठीक है, आपका के साथ point of view आ गया ना, अच्छा, मैं ये चलिए, समझ रहा था कि हम एक दूसरे का एहतराम करते हुए, उसके टाइम का एहतराम करते हुए, उसको आराम से तहम्मुल से सुन के फिर अपनी बात करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ बात करते हुए भी अगर मिजाज पे किसी के गिरा गुजरे तो वो अपनी टांग दरमियान में अड़ाना शुरू कर देंगे। तो मैं माजरत चाहता हूँ इस जुमला बोलने पे, लेकिन पाकिस्तान को समझने के लिए सलमान साहब मेरी बात सुन लें। जी जी, मैं इस शहर के अंदर 27 साल से सहाफत कर रहा हूँ। मैंने नवाज शरीफ का भी दौर देखा है शहर के अंदर, मैंने मुशर्रफ का भी दौर देखा, मैंने उसके बाद वो दौर भी देखा जो पीपल्स पार्टी का था, नून लीग का था, पीटीआई का था। हर दौर के अंदर हर अब सुन ले, तहम्मुल से सुन ले, आपकी आंखें अब खुली होंगी, आप इस दुनिया में अभी आए होंगे। मुझे आप ये मत बताएं कि मेरी आंखें कब खुली हैं कब नहीं खुली, मैंने उनकी भी आंखें बहुत दफा खोली हुई हैं हर दौर की हुकूमत के अंदर, जो आप जिनके चहीते होंगे या जिनको आप चहीता समझते हैं। मेरे लिए कोई पार्टी को बंदा चहीता नहीं है। जरा आप 5 साल पहले जाके देख लें मैं क्या सहाफत करता था, 10 साल पहले जाके देख लें क्या करता था। उस वक्त भी आप जैसे लोग मुझे कहते थे मैं फलां का चहीता हूं, फलां का चहीता हूं। भाईजान, जो कानून और आइन की बात करता है वो हुकूमत के लिए हमेशा जेरे अताब होता है। आपकी आंखें अभी खुली हैं, आप हमेशा उस तोते का बयानिया बोलते हैं, जो तोता 70 साल से सड़क के किनारे बैठा एक फाल की तरह फाल निकालता है, और वो तोते की क्योंकि अपनी हवाइयां उड़ चुकी हैं इसलिए अब सारे इस किस्म की बातें करते हैं। डोंट बी पर्सनल। मेरे ख्याल में इस पे हमें अपने जी सलमान साहब, मेरे ख्याल में टॉपिक पे बात करनी चाहिए, इश्यूज पे इख्तलाफात जो हैं वो होने चाहिए। आप जाहिर है चीजें पर्सनल नहीं होनी चाहिए। मैं उमर आप से जानना चाहूंगा कि आज जो सूरत हाल हमने देखी, हमाद अजहर बाहर आया, उसके बाद सेंट्रल सेक्रेटरीट पहुंचे और वहां पे पुलिस का छापा पड़ा, वहां पे यूएन मिशन मौजूद था, उनकी गाड़ियों की भी तलाशियां ली गई और वो वहां से उससे पहले उनको इत्तला मिली या इत्तफाकन वो बाहर पेशावर रवाना हो गए। आप क्या समझते हैं कि हम बैनुल अक़वामी सतह पर, हुकूमती सतह पर या हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या पैगाम जा रहा है? बड़ा शानदार पैगाम था कि यूएन का वक्त उस वक्त मौजूद था तो पुलिस वहां पे गई। हमाद अजहर के हवाले से सलमान भाई कमेंट दे रहे थे, उनका राइट है, वो फरमा रहे थे कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, उससे क्या हुआ। मैं बता देता हूं, उनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि उनके हलके ने जहां पे वो खुद जीते थे, इस बार उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, तो उनके वालिद साहब उनके नाम के ऊपर इलेक्शन लड़े और हलके के अवाम ने उनके ऊपर एतमाद किया। वो फरमा रहे थे कि देखिए ये जी मौला जब सियासत ठुस हो गई है। हुजूर आपको पता है कि 8 फरवरी को तमाम तर चीजों के बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन थी, कौन जीत के आया, ये आप और मैं फैसला करेंगे या पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे? अगर पाकिस्तान के लोग फैसला कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी वो खैबर पख्तूनख्वा में, हुजूर मुझे तारीख में बता दीजिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत रिपीट हुई हो। आपको पता है कि जो सीटें परवेज खटक के दौर में मिली थी उससे ज्यादा मिली आके उनको अली अमीन दूसरे महमूद खान के दौर में, जो महमूद खान के दौर में सीटें मिली थी उससे ज्यादा सीटें आके मिली उनको अली अमीन गडापुर के दौर में। क्या पैमाना है आपका? ये पैमाना आपको पसंद नहीं है, ये पैमाना है कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक चल नहीं रहे। हुजूर पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दीजिए, पाकिस्तान के लोगों ने जो फैसला किया उसका एहतराम कीजिए। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये आपका मसला है। अगली बात, अब आगे क्या होगा या इससे कोई ये वो होगा। देखिए पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लोगों ने जो फैसला किया है 8 फरवरी के बाद, तहरीक इंसाफ वहीं की वहीं खड़ी है। कुछ लोग हैं जो डावाडोल हो रहे हैं, कुछ लोगों की परेशानी है कि अब शायद इमरान खान मान जाए, अब शायद तहरीक इंसाफ मान जाए। तहरीक इंसाफ को पता है ग्राउंड के ऊपर क्या है, लोग उनके साथ हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद लोगों की उनके लिए हिमायत में किसी किस्म की कोई कमी वाकई नहीं हुई। हमाद अजहर को बहुत जल्द सामने आ जाना चाहिए था, मेरे ख्याल से थोड़ी सी ताखीर हो गई है। 8 फरवरी के बाद की बात करें तो अब जो मंजरनामा है मुकम्मल तौर पे तब्दील है। 8 फरवरी से पहले आप जो फटे पे खींच के लेके जा रहे थे ना, तो पाकिस्तान के लोगों ने मोहर लगा के फटे से वापस ले आए। हुजूर अब आप लोगों को एग्जिट चाहिए, सेफ एग्जिट, और वो सेफ एग्जिट देना है जिसने या जिसके पास है, वो अडियाला के अंदर है। आप माने ना माने, इस वक्त इस पूरे सिस्टम जो ये पूरे का पूरा सिस्टम जैम हुआ है। इस सिस्टम की गिरारियां जो है वो जिस तरह शेख रशीद कहते हैं ना, रिंग पिस्टन बैठ गया है। हुजूर ये बैठ गया है, आप माने आप ना माने। अगला बजट आने दे,
अगले चंद हफ्तों की बात है, और चंद हफ्तों के बाद आपको सूरत हाल नजर आएगी। वाज़ेह हो आपको जो जाएगी, करना ठीक है। पड़ेगा, ताकत का सरचश्मा अवाम, और जिसके पास अवाम की कुंजी है उसके पास जाने पड़ेगी। बाकी मैं सलमान भाई आपके जज्बात का एहतराम करता हूँ। चलें, ठीक है जी। यकीनी तौर पर हमें एक दूसरे के जज्बात का भी और इख्तलाफ राय अगर है तो उसका भी एहतराम करना चाहिए, ओपिनियन का। सफीना, आपके नज़दीक आज हम रऊफ हसन का ऊपर जो अटैक हुआ उसका हम जिक्र गुज़िश्ता रोज़ भी कर चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने FIR को भी मुस्तरद किया है जो काटी गई है, और उसके साथ साथ आप क्या समझती हैं कि उन्होंने मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए? बहरहाल एक सियासी जमात के तर्जुमान है, उन पर अटैक हुआ है, मशकूक नोयत का अटैक है। अब क्या जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, इसकी जरूरत है या नहीं है, आप समझती हैं? पहली बात तो रऊफ हसन के बारे में बोला जा रहा है कि जनाब एक पाकिस्तान का पता नहीं कितनी अहम हाई प्रोफाइल शख्स था जो घर से निकलता है और उनकी मूवमेंट को कैप्चर कर रहा था। भाई अगर मैं अपने घर से निकली हूँ तो मेरी मूवमेंट सिर्फ मुझे पता है, या मैं जिसको बताना होगा वही पता कर सकता है। अब आप ये तो कहने से रहे कि जनाब को बहुत हाई स्क्वाड जो है वो उनको फॉलो कर रही थी, जहां जा रहे थे। उन्होंने खुद अपनी FIR में जो कटी है उसमें लिखा गया है कि गालिबन वो ख्वाजा सरा थे, गालिबन वो ख्वाजा सरा थे, और चंद रोज कबल भी उनका इन ख्वाजा सरा से झगड़ा हुआ था। तो कोई ऐसी चीज आप कह दे कि जी खुदा ना खास्ता कोई पता नहीं। वैसे रऊफ हसन जो थे वो कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजरनामे पे आए? मुझे नहीं लगता चंद दिन कबल आए। उससे पहले तो वो खुद आपस में इंटरनली पॉलिटिक्स इनकी चल रही थी, आपस में लड़ाइयां चल रही थी। और आप दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पता नहीं रऊफ हसन साहब के लिए अब जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो यूं तो हर पाकिस्तानी उठेगा और वो कहेगा मेरे लिए जो है वो एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्योंकि मेरे ऊपर ख्वाजा सराव ने हमला कर दिया। अब ख्वाजा सराव ने अगर हमला कर दिया तो भाई आप एक पॉलिटिशियन है, एक पार्टी के तर्जुमान है, चंद गार्ड रख लें। अगर आपको लगता है कि आपकी जान को बहुत सख्त खतरा है, बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है, तो अपने इर्द गिर्द रख लें। KPK की जो गवर्नमेंट है वो बड़ी फ्राक दिल है, उनसे कहें कि जी आपके लिए 2 स्क्वाड रख दें आपके साथ साथ तेरे लेके, बल्कि PTI के हर शख्स को लेके दें। ये तो दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं कि ये क्या चलेंगे जो अवाम में चल फिर नहीं सकते। ख्वाजा सराव ने मारा है, किसी सियासी लोगों ने नहीं मारा है। कोई अनबन हो गई होगी, कोई ठीक है उनके कट लगा, मैंने भी देखा वो बहुत गहरा एंड डीप कट है, लेकिन आप उसमें रियासत आप नाम इन्वॉल्व क्या करना चाहते हैं FIR के अंदर? आपको पता है मैं जिस तरफ कहूंगी, मैं नहीं चाहती कि आपके लिए प्रॉब्लम हो। तो अब आप सोचे कि चूंटी भी मरती है तो वो कहती है कि जी उन्हीं के ऊपर FIR डलवानी है हमने। कुछ भी हो जाता, मक्खी भी पास से गुजर जाती है तो कहते हैं जी उन्हीं के ऊपर FIR लगवानी है। पहले तो रऊफ हसन साहब से पूछा जाए कि आप जब घर से निकले थे आपने किस किस को फोन करके बताया कि मैं फला टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू देने जा रहा हूं, और उन टीवी चैनल वालों से पूछा जाए उन्होंने कहां कहां किस किस को बताया कि रऊफ हसन हमारे पास इंटरव्यू के लिए इस टाइम पे आ रहे हैं। प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इसमें इतनी लंबी टेक्निक या कोई पता नहीं हाई फाई टेक्नोलॉजी के जरिए पता करने की जरूरत नहीं है। चंद लोगों के फोन चेक कर लें, वो देख लें कि कहाँ किसने इनके आने के या जाने के बाद किसको कहाँ फोन तो किया। ये कौन पता करेगा? चल जाएगा सफीना, कि सवाल ख्वाजा तो साहब यही है को ना, बुलाया किसने था। सवाल तो यही है ना कि उनकी शनाख्त का अमल कौन करेगा? पर्सनल तो नहीं होगा ना, सिक्योरिटी इदारों का काम है। नहीं FIR चंद, काटी अरे गई मैं है अगर जी। एक मैं एक थानेदार, सिंपल थानेदार भी हूं ना, तो रऊफ हसन का फोन पकड़ूंगी और उस जो टीवी चैनल वाले थे उनका फोन पकड़ूंगी कि किन को पता था कि रऊफ हसन इस टीवी चैनल पर आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। बात खत्म हो जाएगी। इसके लिए कोई एजेंसीज या अम्बेसडर की बेटी अगवा हो गई उस तरह का प्रोटोकॉल ला के और उस तरह की सर्विसेज देने की तो जरूरत नहीं है कि ऐसा जो ठीक भी है, हल कर सकता है ये मसला। एक SHO भी हल कर सकता है, यही एक सवाल है। सलमान, आप क्या समझते हैं कि क्यों ताखीर है अभी तक? ज़ाहिर है मुतालबा किया जा रहा है कि वो ख्वाजा सरा थे या ख्वाजा सरा के बेस में कोई नामालूम अफराद थे, उनकी शनाख्त का अमल भी अभी तक मुकम्मल नहीं किया। अभी जो मिसाल दी गई उसका मकसद भी यही है कि क्या वजह है कि अभी तक सिस्टम जो है, हमारा जो सिस्टम है वो इतना स्लो है। करने पे आए तो बहुत तेजी से हम कर देते हैं कोई भी काम। अगर ये सिक्योरिटी इदारों का काम है, FIR कट गई है, अब वो उन बंदों को सामने लाना चाहिए था अब तक। क्या कहते हैं आप? 2-3 चीजें बहुत ज्यादा जो है ना वो तवज्जो तलब है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो कुछ हुआ है ये बहुत तकलीफ दे है। मैंने पहले भी ये इस चीज का जिक्र किया है कि देखें, कोई भी पॉलिटिकल वर्कर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर उसका कोई बयानिया है या मौकफ है तो ये जो है ना इस किस्म के ओछे हथकंडे इनको डराने के लिए, धमकाने के लिए नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि ये एक सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश के तहत या एक प्लान के तहत उनके ऊपर ये हमला हुआ है। ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट ऐसा है नहीं। अब उसकी प्लानिंग किसने की, क्यों की, डराने के लिए की, नहीं की,
उनके पहले भी इस तरह मतभेड़ हुई, ये एक अलग सी पूरी की पूरी डिटेल्स हैं। जहां तक आप बात करें कि सरकारी मशीनरी को इतना टाइम क्यों लग रहा है इन लोगों को, कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए, सर सरकारी मशीनरी है, टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन यकीनन किसी न किसी मंतकी अंजाम तक ये सारे के सारे मामले पहुंच जाएंगे। पैनल के अंदर खालिद जमील साहब जैसे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा वसी तजर्बा रखते हैं लोगों की आंखें खोलने में और बाकी मामलात के अंदर। वो पता नहीं खुसरो के ऊपर, ख्वाजा सराओं के ऊपर क्या रिसर्च सामने आती है क्या नहीं। मेरा जो एक एज अ कॉमन मैन मुशाहिदा है, उनके ऊपर मेकअप इतना ज्यादा वो होता है या उनके जिस्म की या चेहरे की खंदोखाल अजीब होती है या उसके ऊपर चीप मेकअप जो है वो इस तरह लगाया जाता है कि यकीनन उनकी शनाख्त के अंदर जो है वो चैलेंजेस हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो पकड़े नहीं जाएंगे या मैं ये नहीं कहता कि वो कंप्लीटली ऑफ द रडार हो जाएंगे, लेकिन ये कि उसके अंदर यकीनन चैलेंजेस उनको जो है वो दरपेश होंगे। तीसरी जो बात है वो हमेशा से हमारे जो ऑपोजिशन कैंप के लोग हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग दैट स्टॉर्म इन अ टी कप। और रात चलते हुए इससे ज्यादा संगीन मामलात हुए गुज़िश्ता अदवार के अंदर, लोग उठाए गए स्कूलों के सामने से, फिर उनको बाजियाब कराया गया, उसके बाद अपार्टमेंट्स के अंदर से भी इसी तरह के। और वो बाय द वे पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से नहीं उठाए जाते थे, वो सिर्फ इस वजह से उठाए जाते थे क्योंकि साहब को पसंद नहीं था। अब खालिद जमील साहब इसके ऊपर यकीनन नजर नहीं डालेंगे और यकीनन इसका तस्करा नहीं करेंगे कि पिछले 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर 2018 से स्पेसिफिकली किस किस जर्नलिस्ट का प्रोग्राम बंद हुआ, क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ। मैं इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन खैर दैट विल बी ऑफ द टारगेट। ठीक है, ठीक है। आपका आइडेंटिफाई पीपल वन, एंड आई एम 100% श्योर कि इस किस्म की कोई ओछी हरकत करने से कोई बहुत बड़ा एजेंडा या कोई बहुत बड़ा टारगेट किसी ने भी नहीं अचीव किया होगा। डराने वालों ने भी अगर कुछ डराया तो बहुत ही भोंडे तरीके से डराया है। ठीक है, भोंडे तरीके हुआ है। इसी पे मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन, जहां पे वक्त तो एक ब्रेक का साथ हुई है। वेलकम बैक। हम जिक्र कर रहे हैं रऊफ हसन पर होने वाला अटैक और उसके बाद जो इस वक्त सूरत हाल है, वो FIR को मुस्तरद कर रहे हैं और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने आज गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि ये मुल्क एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो होते रहते हैं। मैं खालिद साहब आपसे यही सवाल है कि क्या ये एक मामूल का वाक़या है, एक मामूली सा वाक़या है, इस किस्म के वाक़यात पहले भी होते रहते हैं, दरगुजर करना चाहिए? देखिए, आईने पाकिस्तान में आर्टिकल 1 है 25, आर्टिकल 25 ये कहता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला रंगो नस्ल बगैर किसी तफरीक के यकसा उनको आइनी हकूक, ज़मानतें, सब कुछ हासिल होगा। और हम जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी कहता है कि तमाम इंसान जो हैं कि वो यकसा हैं, और रब कायनात भी कहता है कि सिर्फ अफजल वो हैं जिनके किरदार अफजल हैं, अदरवाइज़ तमाम बराबर हैं, एक जैसे मैंने सबको पैदा किया। और ये जो रंग नस्ल कबीले जो बनाए गए हैं ये सिर्फ शिनाख्त के लिए हैं। अब आते हैं हम इस मसले की तरफ। ये मसला देखें, सिंपल सी बात है, आप लोगों के मोबाइल निकालें, आप लोगों की ऑडियो बनाएं, आप लोगों के बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाएं, जो मर्जी करते फिरें, लेकिन मेरे और एतजाज़ आपके और जो हमारे बाकी दोस्त हैं, इनकी टैक्सों की आमदन से इस्लामाबाद में अरबों रुपए की लागत से CCTV कैमरे हर सड़क गली में लगाए गए हैं। आप सिर्फ वहां से अगले आधे घंटे के अंदर अंदर, मैं पूरे यकीन से अपने 27 साल इस्लामाबाद के तजर्बे में कह रहा हूं कि आधे घंटे के अंदर अंदर उन CCTV कैमरों की मदद से सबको मालूम हो गया है कि वो कहां से आए थे और कहां पे गए हैं। अब वो नहीं करना है नहीं करना, ये इनकी मर्जी है, नंबर 1। नंबर 2 जो है कि मैं दोबारा जो है कि आपकी भी इंफॉर्मेशन के लिए, मैं इस दौर की हुकूमत में सिर्फ जो है कि वडियाला जेल से नहीं होकर आया, जिस दौर की मोहब्बत में बाज़ लोग बार बार ये कह रहे हैं जी पिछले 5 साल की बात करें, किस किस के बंद प्रोग्राम हुए हैं। जनाब अली, मैं 3 साल पाकिस्तान की मीडिया से आउट रहा यहाँ पे, और मैं इंटरनेशनल मीडिया के लिए काम करता रहा, मैं नेशनल मीडिया में काम नहीं कर सका, आपकी इतला के लिए। उससे पिछला 5 साल चले जाएं, जो मुल्क के अंदर जो है कि कहते हैं कि हमने पता नहीं क्या रोड के नेटवर्क, तरक्की, खुशहाली की नहरें बहा दी हैं, उनके दौरे हुकूमत में मेरे घर के दरवाजे तोड़कर वो इक्विपमेंट डाका डाला गया, चोरी करके ले जाया गया, जिस इक्विपमेंट को लेने के लिए इस बार जो है FIA मेरे घर में आई थी और मुझे गिरफ्तार करके ले गई थी, क्योंकि उसको मेरा डिजिटल इक्विपमेंट चाहिए था और डाटा चाहिए था। उससे पहले वाली जमहूरी हुकूमत ने मेरे घर के दरवाजे तोड़ के, अभी भी FIR है, उसमें एक फेडरल मिनिस्टर का नाम भी था उस वक्त। उससे पिछले दौर में चले जाएं आप, जो पाकिस्तान में कहते हैं जी सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी हम है, उन्होंने प्रैक्टिकली मुझे
ऐवान इख्तिदार में 1.5 साल पाबंदी लगाई रखी कि इसका दाखिला मना है। उससे पीछे मुशर्रफ दौर की मैं बात ही नहीं करता, उसमें तो 3 दफ़ा जो है मुझे रोड के ऊपर टक्कर मारी गई, बताकर रात को 1 बजे बताया गया कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर हमारे साथ ये करेंगे। तो साहब बहादुर जो है ना, जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन साहब बहादुर को हम बहुत दफ़ा मिले हुए हैं। वो साहब बहादुर के हमने उनके तोते भी देखे हुए हैं जो रटे रटाए 70 साल से बयान पढ़ते हैं। वो बयान लिखते कौन है, वो फाल होती किसके पास है, वो फाल निकाली कब जाती है, फाल को डुबोया कब जाता है, वो हमें सब पता है। तो इसलिए ये जो मामला सारा का सारा बड़ा सादा सा सिंपल सा मामला है। सीसीटीवी फुटेज में सब पता है वो कहां से आए थे, किस गाड़ी में बैठे हैं, किधर चले गए हैं, कहां से वो निकले हैं, वो उठा ले। मेकअप की बात ही नहीं है ना, मेकअप की बात ही नहीं है। उस गाड़ी का नंबर देखें, उस ड्राइवर को देखें, उनके साथ जो बंदे आए हुए थे उनको देखें, उनके हाथों में भी मोबाइल थे। जरा जियो फेंसिंग तो करें, जरा आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब आपने नहीं करनी होती, जब आपने तोते, मैना और इस किस्म की चीजें पाली हुई होती हैं, तो फिर आप उन पाले हुए परिंदों को कभी नहीं मारते हैं। उन्हीं के फाल, उन्हीं के कुरे के ऊपर तो आपका कारोबार चल रहा है। उस कारोबार में फिर जो बंदे का रुझान आ जाएगा ना, अगर वो उनको हमने पकड़ लिया तो। ठीक है, बिल्कुल ये एक पॉइंट भी है कि उनको बाहर पकड़े जाना चाहिए। उमर, आपके नजदीक आप क्या समझते हैं इस वक्त ये सूरत हाल बन रही है? जाहिर है सियासी इख्तिलाफात होते हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत हो, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन हो, अपोजिशन के अलाइंस बनते हैं, एहतजाज होते हैं, ये इख्तिलाफात भी चलते रहते हैं। मगर हमने इस दौरे हुकूमत की अगर हम बात करें जिसमें हम जी रहे हैं, ज़ाहिर है इसी के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इसके बाद आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं? तक इज्जत बिल आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की बात की जा रही है कि जनाब वो लागू कर दिया जाए। इसके अलावा आपको पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्ट जो है वो इस मुल्क में पहले ही बंद कर दिया गया है, दीगर इकदाम करने की भी कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि हुकूमत बेबस दिखाई दे रही है या वो मुकम्मल अभी कंट्रोल नहीं कर पा रही है और वो चाहती है कि गवर्नेंस बेहतर हो जाए? हुकूमत बेबस दिखाई नहीं दे रही, हुकूमत बेबस करना चाहती है पूरे मुआशरे को। जिस तरफ आप हवाला दे रहे थे पंजाब का डेफेमेशन का जिस तरह लॉ है या बाकी चीजें, आज खबर थी एक कि जो शहबाज राणा साहब लेके आए, जिसमें बता रहे थे जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है वो 20 अरब रुपया इस सिलसिले में डिमांड कर रही है डिजिटल मीडिया से रिलेटेड। जो है आप अंदाजा कीजिए, ज्यादा बेहतर होता वो 20 अरब रुपए की आप किसानों से गंदम खरीद लेते, ज्यादा बेहतर होता कि आप 20 अरब रुपया हेल्थ सेक्टर में लगा देते, बेहतर होता आप एजुकेशन सेक्टर में लगा देते, तो आप जरा बेहतर तौर पे आपका सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे आपका बयानिया भी बन जाता और आपको इस तरह से हीले बहाने या करने नहीं पड़ते। जो डेफेमेशन का लॉ है, यकीन माने मैं आज भी किस जगह बैठा हुआ था, मिनिस्टर्स खुल के ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, ज़ाहिर है वो टीवी के सामने, कैमरे के सामने तो नहीं कहेंगे, वो कहते हैं हमारा सीरियस टारगेट सोशल मीडिया है। तो लगता ये है कि इस किस्म की सारी चीजें करके, या जो रऊफ हसन साहब वाली बात हो रही थी, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि रऊफ हसन साहब का कद कितना बड़ा है। ये असल बात ये है कि किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर किसी सियासी जमात के वो तर्जुमान है। इस तरह से इस्लामाबाद के अंदर दिन दिहाड़े ये हो जाना, अगर एक ऐसी इंपॉर्टेंट फिगर जो है पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ होता है, तो आप इमेजिन कीजिए कि आम आदमी के साथ क्या होगा, क्या इंटरनेशनल मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं। असल बात ये है कि हमें वहां फोकस करना है जहां हम फोकस नहीं कर पा रहे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इत्तेहाद बनते हैं, टूटते हैं, ये सियासत होती है, जमहूरियत में ऐसा होता है, लेकिन लगता यह है कि हुकूमत हर चीज से बेपरवाह है। जिस तरह से मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से पहले बेपरवाह थी ना कि हमारी बात हो गई है, तो जिस तरह यहाँ पे एक तबसरा हुआ कि जब तक जनाब वो असल में इस मुल्क के अंदर जो ताकतें हैं वो इनके साथ हैं तो कोई मसला ही नहीं है, सत्य खैर है। याद रखिएगा सियासत में हालात और वाकयात बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हालात और वाकयात इंपॉर्टेंट ना होते तो इस मुल्क में आज भी जनरल अयूब का मार्शल लॉ ही चल रहा होता। हालात और वाकयात ना होते तो इस मुल्क में आज भी याया खान का मार्शल लॉ ही चल रहा होता। चलें ज़िया साहब पे तो मामले थोड़ा मुख्तलिफ है और जनरल मुशर्रफ आखिरी दम तक इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस मुल्क में अवाम रेजिस्ट करते हैं और एक वक्त आता है कि वो जिनके पास इस कदर ताकत है वो भी थक के वापस चले जाते हैं। तो ये चीजें ये समझ लेना, याद रखिएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत डिलीवर भी ना करे, इस हुकूमत की अवामी सतह पे मकबूलियत भी ना हो। तो एक वक्त आएगा जिन्होंने इस हुकूमत को अपने कंधों पे उठाया हुआ है या बिठाया हुआ है और बच्चों की तरह इनको खिला रहे हैं, वो भी कहेंगे इसका बोझ हम क्यों उठा रहे हैं, किस खुशी में उठा रहे हैं, क्यों हम अवाम से इसके अंदर इस रद्देमल जो है वो ले रहे हैं। तो एक वक्त आएगा शायद वो भी कहेंगे कि हुजूर जरा कुछ आप अपनी अदाओं पे गौर करें। तो अदाओं का सबको पता है, इसमें फैक्टर एक ही है और वो फैक्टर जिसका मैं बार बार इशारा कर रहा हूं, बाकी इस हुकूमत के रहने का भी कोई जवाब सामने नहीं आ रहा
इस हुकूमत के बनने का भी कोई जवाब सामने नहीं आता था, सिवाय ठीक इसके है। वो जो अडियाला जेल में बैठा हुआ है। ठीक है सफीना, आप के नजदीक इस वक्त जब आप हुकूमत की गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, अपोजिशन अलायंस अपनी जगह पे, अपोजिशन अगर मजबूत होती है जाहिर है हुकूमत के लिए वो खतरा बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती, दोनों चीजें अपनी जगह पे। मगर हुकूमत को इस वक्त जो सामना है वो है महंगाई का, जाहिर है उसके वो एक बड़ा चैलेंज है। इसी तरह किसानों के जो मामलात हैं वो एक बड़ा चैलेंज है। इसी तरह सोशल मीडिया के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो गुफ्तगू हो रही है वो एक बड़ा चैलेंज है। आप क्या समझती हैं कि ये अच्छा फिर अदलिया के साथ भी हुकूमत जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज बनता चला जा रहा है, तो इन सब के साथ महाज आराई करके क्या सूरत हाल बेहतर हो सकेगी? देखिए निज़ा, जो भी पाकिस्तान के अंदर चीजें पाइल अप होती हैं, ये जो स्टोरी नई डेवलप होती है, उसके पीछे जो चीजें होती हैं हमें उसके ऊपर गौर करने की जरूरत होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मौलाना साहब बाहर आते हैं, इमरान खान साहब चलो किसी का कंधा यूज करते हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में तो स्ट्रेंथ रही नहीं है, तो वो उसका फायदा इमरान खान को कतई नहीं होगा, आप ये लिख के रख लें। हाँ, उसका फायदा पीपल्स पार्टी को जरूर हो सकता है। ये वही इमरान खान है जिनके जमाने में भी इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जो वर्ल्ड थी, वो नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़े कंसर्न शो किया करती थी, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में बड़े कंसर्न, वो पूरी पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के बारे में बड़े कंसर्न किया करती थी। पाकिस्तान के अंदर बड़े सहाफी जो इमरान खान साहब की हुकूमत में जिनको गोलियां मारी गई, वन ऑफ द अफसार आलम साहब थे, असदूर को उनके घर में घुस के मारा गया, तो तब शायद इमरान खान साहब को या उनकी पार्टी के लोगों को इतना याद नहीं आया कि पाकिस्तान में दुनिया क्या कहेगी, इमेज कितना खराब होगा। ये वही इमरान खान साहब है जो शायद अगले भी 10 साल के लिए प्लान बना के बैठे हुए थे कि वही राज करने वाले हैं। एक्चुअली मैं बड़ी हार्श बात यूज करने जा रही हूँ, कुछ वर्ड इसलिए भी बुरे नहीं है। अभी एक हीरा मंडी मूवी आई है, उसके अंदर हर कोई तवाइफ ना एक हजूर ढूंढती है, तो पाकिस्तान में ये जो सियासतदान है ना, ये वो तवाइफें हैं जो हजूर को ढूंढती हैं, और वो हजूर एक ही है, वो हजूर जिसकी तरफ जाएगा उसी का कोठा चलेगा। तो लिहाजा पाकिस्तान में इस वक्त जिनकी हुकूमत है, हजूर उनकी तरफ है। अब दूसरी तवाइफें बाहर बैठी हुई इंतजार कर रही हैं कि कब हजूर वैसे उनकी सफीना, तरफ देखें। सियासतदानों के लिए ये कुछ बेहतर नहीं है लफ्ज़, है नहीं सियासतदानों के लिए कि ये लोग खुद अपने बलबूते पे कुछ कर सके, तो हजूर की नजर करम की मतलाफी है ये तवाइफें सियासी। चलें, आपने एक जो है तमसील पेश की है, मगर ये सियासतदानों के लिए मुनासिब नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये लफ्ज़ जो है वो हमारे सियासतदान बाहर किसी भी जमात के हों, किसी भी जमात के हों। हाँ बिल्कुल, चले ठीक है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इसी पे सलमान साहब, आपके नज़दीक ज़ाहिर है हुकूमत के लिए ये चैलेंजेस तो हैं, अभी आप आवाम की बात कर रहे थे, तो चलें वो ग्रैंड अलायंस को तो हम एक तरफ रखें, अपोजिशन अलायंस को तो एक तरफ रखें, मगर महंगाई, किसान और फिर अदलिया, ये जो चैलेंजेस हैं, इस हवाले से आप क्या समझते हैं और इस पे गवर्नेंस क्या बेहतर होगी और फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप मौजूदा हुकूमत का, अगर इन पैमानों को भी देखा जाए? बहुत बहुत टफ सिचुएशन होगी गवर्नमेंट के लिए आगे, और इन सारी चीजों में जो अभी चीज सबलिमिनली कारपेट हो गई है वक्ती तौर पे, और अभी उसका भी फैसला होना बाकी है, वो देखेंगे कि क्या बनता है। वो रोटी का मसला है, फरीद ही याद करा दिया आपने कि दसा तेन यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है, ये रोटी बंदा नहीं खाएगी, ये रोटी का और ये जो गंदम का स्कैंडल है, ये गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स और बहुत अशराफिया आपके मुल्क की खाएगी। तो मामला तो वाकई बहुत गंभीर है, और जैसे अभी बजट आएगा तो ये जो महंगाई का बॉम्ब है, ये जो लोड शेडिंग का बॉम्ब है, ये और मसले क्रिएट करेगा गवर्नमेंट के लिए। बट ऐसी कोई चीज नहीं है जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रही हो। ये सारे के सारे मामला गवर्नमेंट पहले भी डील करती रही है, आगे भी कर ही लेगी। जो आप ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें और इन सारे लोगों की बात करें, मुझे तो एकदम से हैरत हो रही थी। नहीं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस समथिंग एल्स, ये ग्रैंड अलायंस की हम बात कर रहे हैं। जोशे खिताबत में कहते हैं ना कि वो एक फर्दे वाहिद जो अडियाला में है, जब तक उससे बात नहीं होगी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे तो लग रहा था कि कहीं ये ना कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने का जवाब भी इमरान खान ही थे। वो कायदे आजम को और इलामा इकबाल को ख्वाब आया था 1940 में कि उन्होंने इमरान खान के लिए बनाना है पाकिस्तान। आई एम ग्लैड कि आप उमर साहब जोशे खिताबत में ये नहीं कह गए। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक आदमी का मुल्क नहीं है, यहाँ पे 25 करोड़ लोग रहते हैं, और सिर्फ एक आदमी नहीं है अडियाला में बैठा हुआ जो इस मुल्क के साथ मुखलिस है। यहाँ पे और भी लोग हैं जो इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं। इस मुल्क में शोहदा की कुर्बानियां भी हैं जो हम भूल जाते हैं। इस मुल्क के अंदर उन गरीबों का, किसानों का खून पसीना भी है जो अभी अपने हकूक के लिए रो रहे हैं। तो इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन जिसके इर्द गिर्द आप घूमते रहेंगे तो ये मुल्क चलेगा, वरना हम जो है ना वो मर जाएंगे। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो समझते थे कि वो इंडिस्पेंसिबल है। तो ये हो गई एक बात गवर्नमेंट
के लिए मसाइल हैं, यकीनन हैं, और वो टफ होंगे आगे आने वक्त के साथ। एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इन तमाम मसाइल को टैकल कर देगी। कितना खुश उसलूबी से करती है ये क्वेश्चन मार्क होगा। आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सिचुएशन इंशाल्लाह मजीद बेहतर होगी, गवर्नमेंट मजीद बेहतर होगी। ठीक है, होपफुल रहना चाहिए। अच्छा, इसी पे खालिद साहब, आज हमने देखा है कि जाहिर अपोजिशन तो अपनी जगह पे, वो तो उनका इत्तेहाद बन रहा है, मगर विद इन गवर्नमेंट जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक्ट, जिसका भी जिक्र उमर ने भी किया है कि हतक इज्जत बिल के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्जन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जनाब हम तो इसको नहीं करते। रज़ा रब्बानी साहब ने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा डिफेमेशन एक्ट 2002 भी पहले से मौजूद है, फिर एक ऑर्डिनेंस 2012 भी पहले से मौजूद है, इसको लाने की ज़रूरत क्या थी? तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसको पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। इन बुनियादों पर जो एक जाहिर है बड़ा सहारा है मौजूदा हुकूमत के लिए, वो भी पीछे हटती है, तो फिर आप क्या देख रहे हैं, क्या सूरत है? देखिए, हर पार्टी ने अपना एक एक पोस्टर बनाया हुआ है आवाम के लिए, और वो पीपल्स पार्टी भी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है। तमाम जो हुकूमत की आप कह लें कि मराद कह लें या उसकी जो पावर होती है वो एंजॉय कर रहे हैं, वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उनके पास हैं, ठीक है। लेकिन बुरा काम हर जो है कि वो नून लीग के खाते में डालेंगे, जैसे उन्होंने पहले PDM की हुकूमत के दौरे हुकूमत में किया, फिर इलेक्शन कैंपेन आपने दोनों सियासी जमातों की देखी, वो बिल्कुल आपके सामने होनी चाहिए। यही अभी आपको इसमें तर्ज अमल आपको नज़र आएगा। दूसरी एक बात जो है ना, हमें देखें, हमने कानून को पढ़ा हुआ है, आइन को पढ़ा हुआ है, माशरे को देखा हुआ है, हमें बड़ी क्लियर बातें करनी चाहिए। पाकिस्तान में अंदर या दुनिया भर के अंदर असूल एक ही है, आइन यही कहता है कि जमहूरियत के अंदर हजूर जो है अवाम होते हैं, और अवाम जिसके साथ होते हैं उसकी हुकूमत होती है। इसके अलावा अगर कोई हजूर बनने की कोशिश करता है तो कब्ज़ा ग्रुप होता है, कब्ज़ा माफिया होता है, वो उसको जो मर्जी आप नाम दे लें, वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी कोई पोजीशन नहीं होती, वो आइन शिकन ताकतें होती हैं, वो जमहूर शिकन ताकतें होती हैं। अगर हम उनको सर पे बैठाने की कोशिश करेंगे तो हम उन गैर जमहूरी रवैयों की, हम आइन शिकन रवैयों की, हम बिल्कुल अपने आप के साथ, अपनी आवाम के साथ, अपने मुल्क के साथ ज्यादती करेंगे। ये जिस दिन हमारी पाकिस्तान की उस तमाम क्लास को समझ में आ जाएगी जो ओपिनियन मेकर बनने की कोशिश हम करते हैं ना, वी आर ओपिनियन मेकर, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे असातिज़ा हैं, चाहे यूनियंस हैं, जो ट्रेड यूनियन है या लॉयर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ओपिनियन बनाते हैं, उलमा इकराम है इसके अंदर जो खुतबात देते हैं। जिस दिन जो है कि उन्होंने आईने पाकिस्तान को एक पढ़ लिया और उसमें समझ लिया कि आईने पाकिस्तान क्या कहता है, यकीन जानिए ताकत रखने वाला हाकिम हर दौर का, चाहे वो कोई भी उसके लेवल हो, माथे के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो, किसी सियासी जमात का झंडा हो, उसको कानून और आइन उसको पसंद नहीं होता। कानून और आइन मेरे और आप जैसे कमजोर लोगों के लिए होता है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर सब अवाम इसमें खड़े हो गए तो हजूर भी आइन और कानून के नीचे आ जाएंगे, वरना ऐसे ही चलेगा। हजूर आवाम है, यकीनन अहम बात की है। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।